अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 7 को समझने भी वाले हैं और परफॉर्म भी करने वाले हैं। और क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 7? टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी। हमें वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है बाय सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को इस्तेमाल करते हुए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। और हमें लेंथ फाइंड करनी है ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो इंशाल्लाह वो जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम का जिक्र भी आ जाएगा। अब बात ये हो रही है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी की बात कर रहे हैं। जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वैल्यू आमतौर पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। और हमें इसको मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अभी बताते हैं थ्योरी में क्या क्या आएगा। अपरेटस में हमें एक स्टैंड होगा जिसमें एक क्लैंप लगा होगा, मेटेलिक बॉल होगी यानी कि एक बॉब होगा। ठीक है, स्ट्रिंग होगी जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी और हमें जो है वो मार्क करना होगा डिफरेंट लेंथ्स को। स्टॉप वॉच अवेलेबल होगी, मीटर स्केल होगा और पीस ऑफ चॉक अगर अवेलेबल है ठीक, नहीं तो मीटर रॉड को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर भी अवेलेबल होता है। तो अगर तो वर्नियर कैलिपर अवेलेबल हो और जो एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा क्या यूज़ है, तो वर्नियर कैलिपर का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्रैक्टिकल अपलोड हो चुका है, उसको जाके देखो ताकि आपको यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर समझ में आए। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर वर्नियर कैलिपर पर बात नहीं करने वाले, बल्कि हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम पर। क्या है थ्योरी और वर्किंग फॉर्मूला? देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बराबर होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जबकि एल जो है वो क्या चीज़ है? एल जो है वो लेंथ है ऑफ पेंडुलम और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करता हूँ तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंडर रूट एल ओवर जी। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इन टू एल ओवर जी। तो अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू अलग करूँ तो जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा हमारे पास जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। और ऑलरेडी हम जान चुके हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल है, टी जो है वो टाइम पीरियड है और जी जो है वो एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हम मुख्तलिफ लेंथ के ऊपर टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। और जब मुख्तलिफ लेंथ के ऊपर टाइम पीरियड आ जाएगा तो उसको इस्तेमाल करते हुए वैल्यू ऑफ जी भी आ सकती है। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, अगर मैं 5 मरतबे इस एक्सपेरिमेंट को करता हूँ एल अपॉन टी स्क्वायर, तो उसका मुझे जो है वो मीन मिल सकता है और फिर मैं उसकी मदद से जी की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन टेबल देख लो ताकि फिर परफॉर्म किस तरीके से करना है वो बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट जो है वो हमें स्टॉप वॉच का यूज़ करना है। ठीक है ना। 1 मिली सेकेंड यानी कि 0.001 सेकेंड। ठीक है ना। ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। डायमीटर ऑफ बॉब वैसे तो आप मालूम करेंगे उसको वर्नियर कैलिपर से, लेकिन आमतौर पे ये गिवन ही होता है, बता देते हैं और वो आपको मैं बता भी देता हूँ। जो डायमीटर होता है बॉब का वो 2 सेंटीमीटर होता है, जिसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रेडियस 1 सेंटीमीटर आता है। ठीक है ना। अच्छा, लेंथ ऑफ पेंडुलम या तो 75, 85, 95, 105 होगी, लेकिन मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो हम कर लेते हैं 100 पे, 90 पर, 80 पर, 70 पर और 60 पर। ठीक है ना। बल्कि रिवर्स में किया था, 100 पहले, तो चलो मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ ऑफ पेंडुलम 100 देखेंगे। ठीक है। और 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक बात बताऊँ। 100 के लिए समझने वाली बात यह है कि ये जो 60 है ना, 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पर रेडियस ऑफ बॉब आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लेंथ लेंगे 59, जिसमें हम +1 करेंगे तो वो 60 आ जाएगा। इसी तरीके से 70 की जो लेंथ हमें लेनी पड़ेगी वो होगी 69, इधर अलग से बताता हूँ, फिर +1 करके 70 आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब होता है यहाँ से लेकर बिल्कुल बॉब के नीचे से यहाँ तक जो इसका रेडियस आता है ना, यहाँ तक की लंबाई होती है। तो अब बात क्या हो गई, अगर थ्रेड की लंबाई मैं लूँगा 99, तो फिर 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऐड करके +1, तो ये बराबर हो जाएगा 100 के। तो धागे की लंबाई जो है वो यहाँ पे टेबल के अंदर मेंशन नहीं है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो अलग से। 69, 79, 89 और 99 पे +1 करके जो है वो पूरे पेंडुलम की लेंथ आ सकती है। और यहाँ पे 4 मरतबा टाइम पीरियड मालूम करना है। वैसे तो आप 1 मरतबा अगर सही कर लो तो बाकी अपने आप सही आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर मैं आपको एक बताऊंगा और फिर बाकी जो है जो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा वो मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, तो एवरेज मालूम करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बॉब गिवन है, जैसे भी फिलहाल मेरे पास कॉपर का बॉब है, इस कॉपर के बॉब से धागे को बांध लेते हैं ताकि फिर बाद में जो है वो हम लेंथ को मेजर कर सकें। तो फिलहाल पेंडुलम बनाने के लिए ये आ गया हमारे पास एक पॉइंटेड मास, ऐसा मास जो कि काफ़ी हद तक पॉइंटेड है
और इस मास को हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट लेंथ्स के अंदर जो है वो इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास पेंडुलम, मतलब अभी फ़िलहाल तो ये एक पॉइंटेड मास है थ्रेड से बांधा हुआ है। और अब क्या कर रहे हैं कि जो आपको गिवन होगी ना मीटर रॉड का मतलब जो स्केल आपको 1 मीटर वाला स्केल गिवन होगा, इसमें टोटल लेंथ जो है वो 1 मीटर तक जाती है यहाँ से लेकर। अब आप क्या करें, आप बॉब को ऐसे कर देंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, यानी कि हुक जो है वो लेंथ में शामिल होगा, ठीक है, रेडियस शामिल नहीं होगा। रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर, उसको बाद में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया पूरे आखिर तक ना, और धागे को खींचना नहीं है क्योंकि, और वैसे भी होना तो नहीं चाहिए ऐसा धागा जो कि खींच रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत जो है वो धागे ऐसे अवेलेबल होते हैं। अब एक मार्कर के थ्रू जो है वो आपने निशान लगाना है। मैंने अभी ऐसे करके रखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। और अब यहाँ पर मुझे निशानात लगाने हैं। निशानात कहाँ कहाँ लगाने हैं, हमें निशान लगाना है, वैसे तो गिवन होती है लेंथ प्रैक्टिकल के अंदर, लेकिन अपनी आसानी के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ निशान हमें कहाँ कहाँ लगाना है। हम निशान लगाएंगे सबसे पहले 99 पे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 पर निशान लगा लेंगे ताकि पता रहेगा कि पहला जो निशान है वो 99 का है। 99 के बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 89 पर, ठीक ना। 89 पे निशान लगाया, 89 के बाद हमने 79 पे निशान लगाया, 79 के बाद निशान आ जाएगा 69 पर, ठीक है, और आखिरी फिर हो जाएगा 59 पर, ठीक है, ये आ गया 59। तो ये सारे निशान एक साथ लगाने का फ़ायदा ये है कि अब हमें दोबारा से मेजर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब सिर्फ जो है वो हमें थ्रेड को खोलना पड़ेगा और थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पर आपने 100 का निशान लगाया ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप थ्रेड को काट लो। तो अगर ये 99 वाला निशान है ना, तो अब आप क्या करो कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा, यानी समझ लो इतना थ्रेड जो है वो आप तोड़ के रख लो, है ना। इसको फिर हम जो है वो लपेट लेंगे बाकी जगह पर। पता है कैसे अरेंज करना है, आपने अरेंज करना है कि जो आपका पहला वाला निशान था 100 वाला, ठीक है, ये हमारा पहला निशान 100 वाला, ऐसे रखना है इसमें। ये धागा बिल्कुल ऐसे करके आ रहा है, ऐसे बिल्कुल नीचे, यानी कि सारी की सारी जो है ना वो लेंथ एडजस्ट हो जाए। और बाकी जो होगा इसके अलावा उसको जो है वो आपको, अगर कॉर्क गिवन है, चाहे वो स्प्लिट कॉर्क हो या जैसे भी कॉर्क हो, तो उसके ऊपर हम लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको जो है वो पेंडुलम बनाने के लिए एक आयरन स्टैंड जो हमें गिवन होगा ना, उसके अंदर हम इसको अरेंज कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास एक आयरन स्टैंड, और आयरन स्टैंड के अंदर हमने इसको फंसाया और फिर यहाँ से टाइट कर दिया। ओके भाई, अब ये थ्रेड टाइट हो गया और ये बिल्कुल जो निशान होगा ना, ये हमारा आ रहा होगा कॉर्क की साइड, ठीक है। और से एक काम करते हैं, कॉर्क को घुमा लेते हैं ताकि निशान सामने की तरफ आके आपको नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है, ठीक है। और ऊंचा भी करना है, इतना ऊंचा कर लेना है कि ये जो है वो ज़मीन से टकराए ना, लेकिन ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, ठीक है ना। सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि ज़मीन से थोड़ा सा उठा हो, ज़मीन से टकराए भी ना और ज़्यादा उठा हुआ भी ना हो। मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं कह रहा हूँ अरेंज करने के लिए। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लें। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सिचुएशन होगी तो सही है कि ज़मीन से टकरा भी नहीं रहा है और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो स्केल है ना, उसको आप या तो आप मार्क कर लोगे, ठीक है ना, या तो आप मार्क कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं तो जो है वो वैसे भी स्केल को रख के जो है वो प्रैक्टिकल किया जा सकता है। मैं फ़िलहाल ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ कि हमारा ये जो 0 आ रहा है ना स्केल का, बिल्कुल यहाँ पर आ जाए बॉब के साथ, ये आ गया 0 बॉब के साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वैसे तो एम्पलीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा ऐसे कि एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स है। लेट से जो 20 सेंटीमीटर वाली लाइन है वहाँ तक ले जाकर मैं पेंडुलम को हमेशा रिलीज़ करूँगा और फिर नोट करूँगा कि उसका टाइम पीरियड किस तरीके से वेरी करा, ठीक है, बिल्कुल करीब कर देंगे ऐसे 20 सेंटीमीटर तक ले जाकर मैं इसे रिलीज़ करूँगा और मैं नोट करूँगा टाइम पीरियड फॉर इट्स 10 वाइब्रेशन, ठीक है। जो उसकी 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड लगेगा उसको मैं नोट करूँगा। और आमतौर पे स्टॉप वॉच इसी किस्म की होती है, तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं स्टार्ट, पॉज, और यहाँ से रीसेट हो जाता है, स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, ठीक है। आई होप नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल कम से कम आपको ये बटन तो नज़र आ रहे होंगे ना। हमने ऐसे किया स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट, यहाँ से पॉज और फिर ये रीसेट, स्टार्ट, पॉज, रीसेट, इस तरीके से ना, जिस बटन से स्टार्ट होगा उसी से पॉज करना है। पता है किस तरीके से ऑन करना है आपने,
ये पेंडुलम को आप लेके गए 20 सेंटीमीटर तक, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे एम्पलीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेहतर है कि हम इसी तरीके से करें। और जैसे ही रिलीज़ करेंगे ना, तो हम इसको ऑन कर देंगे स्टॉप वॉच को, जैसे रिलीज़ करेंगे एक साथ। और मैं इसे रिलीज़ करूँगा, और जैसे रिलीज़ करूँगा वैसे ही मैं स्टॉप वॉच को ऑन करूँगा, और मैं काउंट करूँगा इसकी 10 वाइब्रेशन और देखूँगा कि टाइम पीरियड कितना गुजर रहा है फॉर 10 वाइब्रेशन, ठीक है। सो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने आ रहे हैं, ये टाइम पीरियड आ रहा है हमारे पास 20.50। अब आपने इसको नोट कर लेना है 20.50। ये 20.50 है, ये हमने इसका टाइम पीरियड नोट किया है फॉर 10 वाइब्रेशन। और जब लेंथ कितनी थी, जब लेंथ थी इसकी टोटल 99, ठीक है। फिर हम उसमें एक ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, तो जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया 20.5, ठीक है। इसी तरीके से जब इस एक्सपेरिमेंट को मैंने दोबारा करा तो ये आ गया 20.4, ये आ गया 20.1 और 20.6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका एवरेज मालूम कर लेंगे। एवरेज मालूम करने के लिए 20.5 प्लस 20.4 प्लस 20.1 प्लस 20.6, ठीक है। ये आ गया टोटल, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ गया मीन का 20.4। इन चारों को ऐड किया और डिवाइड बाय 4 करा, ये हमें टोटल टाइम मिला है फॉर 10 ऑसिलेशन। जबकि अगर टाइम पीरियड चाहिए होगा तो ये आ जाएगा 2.04, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड आ गया, डिवाइड बाय 10 करके नाउ टी का स्क्वायर करना पड़ेगा। टी का स्क्वायर का मतलब हो गया, हम क्या करेंगे 2.04 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4.16, ओके। फिर एल अपॉन टी स्क्वायर करना है तो एल 100 था, 100 डिवाइडेड बाय 4.16, ये आ गया हमारे पास 24, ठीक है। और बाकी जब ये पांचों आंसर आ जाएंगे तो मीन एल ओवर टी स्क्वायर इधर लिख लेंगे। अब सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना है फॉर 90 लेंथ। 90 लेंथ का मतलब जो हम लोगों ने 89 का निशान लगाया था, ठीक है ना। तो इसको अब आप रीसेट कर लो और मैं लेंथ को एडजस्ट कर देता हूँ। लेंथ को एडजस्ट करने का सिंपल सा तरीकेकार ये है कि जो धागा है ना उसको दोबारा से लपेटो और बस ये वाला निशान नजर आ रहा हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई। लेंथ को कम कर लिया और इसे मैं दोबारा से यहाँ पे टिका देता हूँ। लेंथ में ऑलरेडी कम कर चुका हूँ, अब ये 89 वाला पॉइंट नज़र आ रहा है ना, यानी कि टोटल लेंथ जो है वो अभी 90 होगी। और थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचा हो गया होगा, देखो ज़रा, थोड़ा सा ये ज़मीन से ऊंचा हो गया होगा, ये भी ज़मीन से ऊंचा हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो आयरन स्टैंड है उसको एडजस्ट करके नीचे ले जाएंगे। आयरन स्टैंड को एडजस्ट करके नीचे ले जाएंगे इतना कि ये जो है ना बस ज़मीन को टच ना करे और ज़्यादा ऊँचा भी हो। जितना ज़्यादा ऊँचा होगा, आपको पता है वैल्यू ऑफ जी चेंज होती रहती है, तो उससे जो है वो हमारे आंसर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो अभी ये ज़मीन को टच भी नहीं कर रहा और ज़मीन के लिए थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। अब हम रीडिंग ले रहे हैं 90 वाले की। उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर तक लेकर जाना है, 20 सेंटीमीटर तक लेकर गए और इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे रिलीज़ करूँगा वैसे ही मैं स्टॉप वॉच को ऑन कर दूँगा। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास 19.47, इतना ही आना चाहिए 19.47। जब हमने लेंथ ली है यहाँ पर कितनी 89 यानी कि 90 हो रही होगी। इस तरीके से आपने चारों जो पांचों लेंथ है ना वो आपने मेजर करनी है। अगर पेपर में कोई स्पेसिफिक गिवन होगी तो उस पर आपने रीडिंग लेनी है, अदरवाइज बस यहाँ से खोलते चले जाओ और अगला जो आपने निशान लगाया था उसको एडजस्ट करके, मैंने दो इस वजह से करा दी ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो ना तो वो क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीडिंग है वो इसी तरीके की आनी चाहिए, जैसे 20 थी, फिर 19 थी, फिर 18 थी, फिर 17 16, इसी पैटर्न पे आता है फ़र्क। जब 10-10 सेंटीमीटर का फ़र्क होता है तो दो ऑब्जर्वेशन बता दें, बाकी तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। आंसर आ गया हमारे पास 19.47। और इसी तरीके से जब मैंने एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो ये आ गया हमारे पास 19.5, ठीक है। ये आ गया 19.2 और ये अगेन आया 19.2। मैंने अलग से एक्सपेरिमेंट करा, उसकी ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रीडिंग है ना ये 20, 19, फिर 18 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग और 16 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो। बस ये बात आपने याद रखनी है 20, 19, 18, 17, 16, और ये किसी को पता ना चले, ये जो राज मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ में आ गई।
तो अभी इसका भी मीन मालूम कर लेते हैं, सारे मीन कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि आपको फाइनली ग्राफ वगैरह कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा दूं और ये वाली बात भी हो जाए। तो 19.47 प्लस 19.5 प्लस 19.2 प्लस 19.2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.34। ठीक है, डिवाइड बाय 10 किया तो 1.93 काफ़ी है, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, और 1.93 का स्क्वायर किया तो ये बन गया 3.72। ठीक है, और फिर L अपॉन टी स्क्वायर, इसके लिए L 90 था, 90 डिवाइडेड बाय 3.72 इट इज़ इक्वल टू 24.1। ठीक है, 24.1 आ गया। तकरीबन आंसर ना 24-25 के अराउंड आना चाहिए। तो बाकी की रीडिंग्स भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कम से कम आसानी हो और बाकी कैलकुलेशन करनी आ जाए। तो बस अभी जितने भी L अपॉन टी स्क्वायर है ना, इन सब का आप एवरेज मालूम कर लो। तो ये हो गया 23.4 प्लस 23.4 प्लस 24.1 प्लस 24.1 और प्लस 24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रीडिंग्स ली हैं तो ये आंसर आ गया हमारे पास 23.8। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है। एक हमें करनी है अपनी डायरेक्ट कैलकुलेशन से ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया जी बराबर आ सकता है 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू L अपॉन टी स्क्वायर, हमारे पास आया 23.8। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 23.8, ये हमारे पास आंसर आ गया 936। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ गया 938.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता ना 9.8 होती है 980, तो 938 आ रहा है। अब इसी को जो है वो हमने फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, लेकिन उससे पहले द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो आप देख लो इसमें से कौन से लेंथ के ऊपर जो आंसर है वो 2 सेकंड आया है, तो ये 2.04, यानी कि जो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम है वो होती है 100 सेंटीमीटर। फ्रॉम ग्राफ भी हम लोग मालूम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 सेंटीमीटर के अराउंड ही आना चाहिए। ठीक है ना, ग्राफ देखो पहले कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। अब हमें क्या करना है, हमें L और टी स्क्वायर को प्लॉट करना है। ठीक है, L और टी स्क्वायर को प्लॉट करने के लिए तरीकेकार ये होगा कि हम लेंथ को चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड चेंज होता है ना, इसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम पीरियड को प्लॉट करेंगे, टाइम पीरियड के स्क्वायर को प्लॉट करेंगे ऑन वाई एक्सिस, और ऑन एक्स एक्सिस हम प्लॉट कर देंगे हमारे लेंथ को। ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, स्केल की मदद से प्रॉपरली करना। ये तो मैं वैसे लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूँ ना। तो ये L की वैल्यू आएगी और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब हो गया यूनिट होगा सेकेंड स्क्वायर, और L का मतलब हो गया यूनिट होगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या स्केल बन रहा है इसको देख लो। स्केल में लेट से हम सपोज कर लेते हैं, हमें चाहिए लेंथ 1 बिग स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं बराबर, 1 बिग स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं बराबर किसके, ये आ गया ना, ये आ गया 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से कर लेते हैं ना। ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80, 90 और 100, और बाकी अगर पेपर में जो भी गिवन हो 85, 65, तो उसी तरीके से आप जो है मार्क कर लेना, 60 की जगह 65, इधर 70, 80, इस तरीके से हो जाएगा। और टी स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू देखो कितनी आई है, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी जो वैल्यू आई है वो आई है 4.16, और सबसे छोटी जो है वो 2.5 आई है। तो हमें मतलब 5 तक ही जाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 5 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 काफ़ी है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब स्केल क्या बना, स्केल हमारे पास ये बना कि भाई ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर है, वो बराबर है, मतलब कंप्लीट स्केल नहीं है, ब्रोकन है, लेकिन 10 कितना है ये, 10 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑन वाई एक्सिस अगर स्केल बनाएं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 सेकेंड का स्क्वायर। ओके, नाउ प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग के लिए ये देख लो कि कौन सा मार्क जो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं मार्किंग करूँ, पहली रीडिंग कितनी थी 60, तो 60 पे आंसर आ रहा है 2.56 टी स्क्वायर का ना।
2.56, तो एटलीस्ट जो है वो 2.5 तो होना ही चाहिए ना। तो 2.5 60 के ऊपर 2.5 ये होगा और 2.5 और ये 2.6 हो जाएगा, तकरीबन दरमियान में होना चाहिए। तो छोटा सा पॉइंटर यूज़ करो इधर, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया 2.5, ये तकरीबन यहाँ कहीं पे कर देता हूँ 2.56, ठीक है। ये हमारे पास मार्क आ गया। और ये कहाँ का मार्क आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 60 और 2.5, ठीक है ना। इधर कहीं पर मार्क कर लेता हूँ इसको ना। अब क्या करेंगे, 60 पर देख लो टी स्क्वायर कितना आ रहा है, तो 60 के ऊपर टी स्क्वायर आ रहा है, 70 पे सॉरी टी स्क्वायर आ रहा था हमारे पास 2.99, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 3 के। 70 पर आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3, ठीक है। इधर मार्क कर लो, ये हो गया 3 पर। फिर 80 पर देखो रीडिंग क्या आ रही है, 80 पर रीडिंग आ रही है 3.31, तो 3.3 भी हो जाए बहुत है। 3.3 1 2 3 ना, 3.3 ये बनता है। 80 की सीट में देख लो 3.3 ये आ गया इधर, ठीक है। फिर 90 पर क्या रीडिंग बन रही है टी स्क्वायर की, 90 पे रीडिंग बन रही है हमारे पास 3.7, ये आ जाएगा 3.7, 3.5 हो गया और 6 और ये हो गया 7, 3.7। और इसी तरीके से 100 पर आखिरी हो जाएगा टी का स्क्वायर 4.16, तो 4.1 ये हो जाएगा। अब आप क्या करो, विद द हेल्प ऑफ स्केल इनको कंबाइन करो, ठीक है ना। आप इनको कंबाइन करो और एक स्ट्रेट लाइन बना लो। लेट से मैंने इनको कंबाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ये वाली स्केल रख के इस तरीके से। तो जितने पॉइंट्स मिले उतना बेहतर है, ये बात है कि जितने पॉइंट्स मिल जाएंगे उतना बेहतर हो जाएगा। अब ग्राफिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए पता है क्या करो, यहाँ पर आप इन पांचों पॉइंट्स के अलावा किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और वहीं से टुवर्ड्स वाई एक्सिस। इन पांचों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट, मतलब इन पांचों पॉइंट्स के अलावा इस पूरी लाइन में किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लेट से मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा स्ट्रेट और उसको मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया वाई एक्सिस से ना। अब आप देख लो क्या चीज़ कितना बन रहा है। हमारे ग्राफ के मुताबिक लेंथ आ रही है 85 सेंटीमीटर और टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3.5, टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3.5 सेंटीमीटर। अब इससे जो कैलकुलेशन करोगे वो ग्राफिकल कैलकुलेशन कहलाएगी, जो कि आप ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हो। तो हमें पता है जी की वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर ना, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, तो हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 3.5। ये जो आंसर आएगा हमारा ग्राफिकल आंसर आएगा। तो ये हो गई बात हमारे पास 3.14 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू कितना आ गया 85, ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा 3.5। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 957, ज़्यादा बेहतर आंसर आ रहा है हमारा ग्राफ के ज़रिए 957.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको हम यहाँ पर ही मेंशन कर देंगे। ये हो जाएगा 957.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम फ्रॉम ग्राफ देखो, तो वही बात है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कैसे पता चलेगी, जहां पर टाइम पीरियड 2 सेकंड आ रहा होगा। टाइम पीरियड 2 सेकंड का मतलब टाइम का स्क्वायर 4 के बराबर होगा। तो इस पूरी लाइन में जो 4 को कट कर रहा है ना, उससे आपने, यानी कि ये जो टी स्क्वायर का 4 है वो आप इधर टच कर रहा है, इससे आप क्या करो कि आप जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ब्लू से जो मैं कर रहा हूँ ये सेकंड्स पेंडुलम के लिए कर रहा हूँ। वैसे सेकंड्स पेंडुलम कितना होता है, वो होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमारे पास आ रहा है 98 सेंटीमीटर, जो हमारे आंसर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये करेक्ट माना जाता है। ठीक है भाई, तो जितनी कैलकुलेशन थी सारी कर ली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्ट कैलकुलेशन से आ गई, ग्राफ से आ गई, और सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ भी मालूम कर ली फ्रॉम ग्राफ। आई होप तमाम बातें क्लियर होंगी। सोर्सेज ऑफ एरर प्रिकॉशन देख लेना, वाइवा में काम में आएगा, और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह कोशिश करें आप इसको परफॉर्म करने की। और हाँ, एक बात और बताऊं, अगर आप ग्राफ को जीरो से प्लॉट कर रहे होगे तो बिल्कुल इसी शक्ल का बनेगा। वो जीरो से प्लॉट करोगे तो फिर जाहिर सी बात है जीरो होता है, फिर आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर जीरो से प्लॉट नहीं करते तो उसी किस्म का ग्राफ बनेगा। दोनों बातें सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।